Yes, good morning, students. Welcome to Sudhir Scholars Private Limited, Sector 10, Panchkula. This is CA धीरज गोयल here and आप लोगों को मैं CA फाउंडेशन का जो सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस लॉ है मैं आप लोगों को वो टीच करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट मैं आपको टीच करने वाला हूं दैट पेपर इज बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर। दैट मीन्स सर प्रॉपरली उसका एक रिटन एग्जाम होगा। क्लियर? अगर आपको नॉलेज हो अब तक कि फाउंडेशन के अंदर जो 400 मार्क्स के पेपर हैं सर इसमें से 200 मार्क्स का पार्ट आपका सब्जेक्टिव पेपर है एंड 200 मार्क्स के आपके पास क्या है ऑब्जेक्टिव पेपर है। क्लियर? सो फर्स्ट टू पेपर्स पेपर 1 एंड पेपर 2 जो आपके पास हैं ये प्योरली आपके सब्जेक्टिव पेपर हैं। दैट मीन्स 3 आवर्स के प्रॉपरली आपके पेपर होंगे, राइटिंग में होंगे एंड पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 जो आपके पास है सर वो प्योरली आपके हैं ऑब्जेक्टिव दैट इज एमसीक्यू टाइप। क्लियर? तो नॉर्मली आपके लिए पैटर्न का पता होना यहां पे सबसे पहले बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक इट क्लियर हो कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्टिव है एंड कौन सा सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो प्रेपरेशन उसके लिए स्टार्ट करो उसको उसी वे से प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। क्लियर? अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे वाले टॉपिक के अंदर मैं अगर आपके साथ कुछ डिस्कशंस करूं एंड बेसिकली अवर टुडेज लेक्चर इज प्योरली इंट्रोडक्शन। क्लियर? मैं आप लोगों को लॉ के बारे में समझाऊंगा कि व्हाट द लॉ इज, लॉ बनाया कैसे जाता है। क्लियर? एंड कौन कौन से लॉ हैं जो आप लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ने को मिलेंगे। क्लियर? दैट मीन्स सिलेबस के बारे में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस कौन सा जो टॉपिक है कितनी मार्क्स की वो वेटेज रखेगा आपकी पेपर में सर, वो सारी चीज हम आज के लेक्चर के अंदर क्या करेंगे डिसाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर यहां पे हमारे पास एक पेपर 2 है दैट इज बिजनेस लॉस एंड अब तक टिल +2 तक आपने कभी भी इस टॉपिक के बारे में या इस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर वे से रीड आउट नहीं किया एंड ये प्योरली सर आपके लिए है न्यू सब्जेक्ट। दैट मीन्स इस सब्जेक्ट के बारे में आपने पहले कभी रीड आउट नहीं किया। हाँ, थोड़ी बहुत टर्म आपके +2 लेवल तक किसी टॉपिक के अंदर आई हो वो अलग बात है। क्लियर? बट एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट आपने कभी भी इसको प्रॉपरली डील नहीं किया। क्लियर? सो आप सबके लिए ये एक नया सब्जेक्ट है, तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है सर ये फाउंडेशन फिर कैसे होगी। हम लोगों ने तो सुना था कि +2 तक जितने सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस करती है हमारी सीए फाउंडेशन, तो ऐसा कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक, इजीएस्ट सब्जेक्ट है ये। क्लियर? सिंपल सी बात, कुछ लॉज आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए जिनको बड़े प्रॉपर वे से हम लोग क्या करेंगे रीड आउट करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड आउट करेंगे। हमें जस्ट प्रोविजंस को क्या करना है, लर्न करना है एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा सर उसका एक नॉर्मल सा सॉल्यूशन हमने क्या करना है, प्रोवाइड करना है। क्लियर? सो ऐसा कोई पैनिक होने वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं है कि आप कहोगे सर हमारे लिए एक बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट या एक नया सब्जेक्ट हमारे लिए इंट्रोड्यूस हुआ। कोई बात नहीं सर, कोई ऐसी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? बहुत इजीएस्ट वे से हम इसको टॉपिक को क्या करेंगे, डील करेंगे। बहुत ही एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने वाला सब्जेक्ट आपके सीए फाउंडेशन में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ये सब्जेक्ट जो है बेसिकली आप लोगों को बीकॉम लेवल पे भी क्या आएगा, काम आएगा। दैट मीन्स नेक्स्ट ऑन जो आप बीकॉम में एडमिशंस लेंगे तो बीकॉम 1, 2, 3 हर साल में आपको कोई ना कोई लॉ, क्लियर, बेसिकली जैसे बिजनेस लॉ आप अब रीड करेंगे सीए फाउंडेशन में तो यही सेम सिलेबस आपको बीकॉम 1 के फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्या आएगा, काम आएगा। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये जो बिजनेस लॉज हम पढ़ने वाले हैं, ये सब्जेक्ट जो हम डील करने वाले हैं, ये हमारे फाउंडेशन के लिए कितने मार्क्स की वेटेज रखेगा सर? बेसिकली इट इज ऑफ 60 मार्क्स। इट इज ऑफ 60 मार्क्स। दैट मीन्स मैं आपको जो टॉपिक सब्जेक्ट करवाने जा रहा हूं वो कंसिस्ट करेगा आपके लिए 60 मार्क्स। तो सर अदर 40 मार्क्स का क्या है?
बिकॉज आपने पेपर 2 यहां पे लिखा कि पेपर 2 में बिजनेस लॉ मैं करवाऊंगा आप लोगों को 60 मार्क्स का, एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो 40 मार्क्स हमारे बचे सर वो है बेसिकली आपकी इंग्लिश, एंड प्रॉपरली इंग्लिश के भी आपको टॉपिक्स वन बाय वन कवर करवाए जाएंगे। सो अगर आपने अकाउंट्स की क्लास अटेंड करी हो बाय द साहिल सर, तो वहां पे 100 मार्क्स का उन्होंने आपको क्या बताया होगा, अकाउंट्स का पेपर जो पेपर नंबर 1 आप लोगों का है, एंड नेक्स्ट 100 मार्क्स में सर जिसके 2 पार्ट्स हैं, 60 मार्क्स का क्या है लॉ का पार्ट, एंड 40 मार्क्स की आपके पास क्या है इंग्लिश का पार्ट। क्लियर? तो बेसिकली ये आपका कंसिस्ट करता है पेपर नंबर 2। तो बेसिकली सर पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारे हैं सब्जेक्टिव पेपर्स, एंड अदर 2 पेपर हमारे पास कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स। क्लियर? बिल्कुल बात सर। अब ये हमें क्लियर हो चुका कि पेपर 1 और पेपर 2 हमारे प्रॉपरली राइटिंग वाले पेपर होंगे, लिखने वाले पेपर होंगे, एंड पेपर नंबर 3 इकोनॉमिक्स वाला, एंड पेपर नंबर 4 जो हमारा मैथ्स का पार्ट है सर वो प्योरली होगा ऑब्जेक्टिव टाइप काइंड ऑफ, जिसे आप वर्ड बोलते हैं सर एमसीक्यूज। क्लियर? तो ये सर पैटर्न हमें क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द सब्जेक्ट लॉ कि व्हाट द लॉ इज। सर आपने ये बात तो क्लियर करवा दी कि हमने एक नया सब्जेक्ट हमारे सिलेबस के अंदर क्या करना है, स्टार्ट करना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाओ व्हाट द लॉ इज। लॉ है क्या? इन सिंपल वर्ड्स, इन हिंदी टर्म्स अगर बात करें, लॉ को आपने वर्ड क्या सुना होगा सर, लॉ मीन्स कानून। बिल्कुल सर, अभी तक तो ऐसा कुछ ही सुना है कि लॉ मीन्स क्या है सर, कानून जो बनाए जाते हैं। क्लियर? काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द कंट्री। क्लियर? या एक वर्किंग को करने के लिए एक प्रॉपर तरीका क्या होगा, एक विधि उसकी क्या होगी प्रॉपर वे से काम करने की, तो दैट कंटेन लॉ। बेसिकली सर अभी तक तो यही मीनिंग समझा। तो सर इसको अगर हम प्रॉपर वे से थोड़ा और एक्सप्लेन करें या और अच्छे वे से अंडरस्टैंड करें तो इसका मीनिंग और क्या होगा। मैंने आपको वर्ड कहा कि सर लॉ को अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे से लेके चलूं तो लॉ मीन्स द रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर, द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की एक रिटन विल। क्लियर? यहां पे आप 2-3 वर्ड्स ध्यान से देख रहे होंगे। नंबर 1 इज रिटन, दैट मींस सर ऑरल यहां पे नहीं चलेगा। क्लियर? प्रॉपर वे से राइटिंग में होनी चाहिए। विल, क्लियर? विल मींस इच्छा ऑफ द किसकी, लेजिस्लेचर की। सर व्हाट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर? लेजिस्लेचर मीन्स द लेजिस्लेटिव बॉडी और काइंड ऑफ, in simple words we can say that a governing body. What we can say? A governing body. Clear? That means जो वहां पे जिस प्लेस की आप बात कर रहे हैं, लेट इट बी सर हम इंडियंस हैं तो हम इंडिया की ही बात करें, तो इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल गवर्निंग बॉडी है या रिस्पॉन्सिबल जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड की गई, जिसको ये पावर, अथॉरिटी मीन्स पावर प्रोवाइड की गई कि आप इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लियर, टू किस पर्पस के लिए सर, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाएंगे किस पर्पस के लिए, क्लियर, सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के साथ कि हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर जितने भी काम हो वो एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे से हो, प्लस इनकी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर वे बनाने के लिए सर हमें वहां पे लॉज बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज दिक्कत क्या होगी सर, दिक्कत वहां पे क्या होगी, अगर हमने इनको एक प्रॉपर लॉ प्रोवाइड नहीं किया, कुछ प्रॉपर टर्म्स को क्लियर नहीं किया, तो लॉट ऑफ लिटिगेशंस, क्लियर, लीगल केसेस सर इतने ज्यादा इंक्रीज करेंगे दैट मींस हम संभाल नहीं पाएंगे। तो हमने वहां पे क्या किया कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फर्स्ट डे बता दो कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट लॉज आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, लॉज आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं जो आपको या तो कुछ परमिट करेंगे, करने के लिए अलाउ करेंगे, परमिशन प्रोवाइड करेंगे, या बेसिकली आपको कुछ करने से क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। तभी हम उनको वर्ड क्या बोलते हैं, कानून।
कि सर ये कानून है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये लॉ बना हुआ है सर, आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये चीज कहां से डिफाइन हुई सर? डिफाइन कहां से हुई? लॉ से। क्लियर? तो इन सिंपल वर्ड्स आपने 2 वर्ड्स में मैं क्या बताया सर? लॉ मींस अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। क्लियर? लेजिस्लेचर की एक रिटन विल, कि ताकि एक प्रॉपर वे से वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहां पे एक प्रॉपर कंट्रोल बनाया जाए, एक डिसिप्लिन वे से हर तरह की वर्किंग को करा जाए। क्लियर? इन सिंपल वर्ड्स। और हम वर्ड क्या कह सकते हैं सर, अगर इसकी टर्म हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें कि सर यहाँ पे अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं फिर भी आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि व्हाट द लॉ इज, क्योंकि नेक्स्ट ऑन इस सब्जेक्ट को पढ़ने का सर उतना ही मजा आप लोगों को आएगा कि पहले तो हमें यह समझाओ कि लॉ होता क्या है। क्लियर? सो वी कैन से दैट इट इज जनरली refers to rules or regulations of every sort which permits or prohibits, prohibits anything. क्लियर? सो इट जनरली रेफर्स टू, अब यहां पे डेफिनेशन हमने क्या लिखी सर? डेफिनेशन भी नहीं, एक नॉर्मल टर्म है जिसके थ्रू हम एक मीनिंग समझ पा रहे हैं कि व्हाट द लॉ इज, कि लॉ है क्या। क्लियर? अभी तक तो नॉर्मली सुना था लॉ मींस सर एक जो हम वर्ड बोलते हैं कि कानून इन हिंदी टर्म्स में, तो अगर उसको एक प्रॉपर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए कि लॉ हमें प्रोवाइड क्या करते हैं सर? लॉ बेसिकली आपको प्रोवाइड करते हैं कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस which you have to follow because ये जो लॉ है ये बेसिकली लॉ ऑफ लैंड कंसीडर किए जाते हैं, कि जो भी पर्सन उस टेरिटरी के अंदर, लाइक इंडिया की अगर एग्जांपल दें तो इंडिया में जितने भी लॉज बनाए गए तो वो हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल हैं, जो पर्सन इस इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्या करते हैं? रिजाइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लैंड। व्हाट इज कॉल्ड? लॉ ऑफ लैंड। क्लियर? कि बेसिकली अगर आपने यहां पे रहना है तो आपको ये लॉ क्या करने पड़ेंगे? फॉलो करने पड़ेंगे, मानने पड़ेंगे, और इन लॉज का कंप्लायंस आपको प्रॉपर वे से करना होगा। तो ठीक है सर, आपने लॉ बता भी दिया, हमारे ऊपर लगा भी दिया, हमें उसको फॉलो भी करना है। ये लॉ है क्या? ये लॉ जो चीज है ये इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको क्या करते हैं? कुछ परमिट करते हैं, या किसी चीज के लिए क्या करते हैं? प्रोहिबिट करते हैं। दैट मींस या तो एक कोई चीज के लिए आपको क्या दे रहे हैं? परमिशन दे रहे हैं। क्लियर? कि जी ये चीज लॉ के अंदर लिखी हुई है तो बेसिकली वी आर एंटाइटल्ड, वी आर परमिटेड टू डू दैट एक्ट, क्योंकि ये चीज हमारे भारत के संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लॉ के अंदर लिखी हुई है। एंड ये चीज आप नहीं कर सकते, दैट मींस आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है। क्लियर? क्योंकि कुछ गलत काम करने से प्रोहिबिट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये भी चीज सर हमारे लॉ के अंदर क्या है? मेंशन्ड है। इज दैट क्लियर? तो अभी तक नॉर्मली हमने क्या सुना? ये नहीं है कि सर वो फिल्मों की तरह कहेंगे सर कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। क्लियर? वो तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है, वैसे ही कि लॉ को वर्ड क्या बोला जाता है? कानून। क्लियर? बट इन एक्चुअल वर्ड्स व्हाट द लॉ मींस? क्लियर? लॉ मतलब क्या होता है सर? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्लियर? या वो जो प्रोविजंस हैं, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किस मोटिव के साथ? क्लियर? किस मोटिव के साथ? क्लियर? ताकि वहां पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे से काम हो, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे हो। क्लियर? हर चीज का प्रॉपर एक सिस्टम बनाने के लिए एंड लॉट ऑफ लिटिगेशंस को कम करने के लिए। क्लियर? अदरवाइज हर पर्सन कह देता है जी आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ गलत किया, मैं आप पे केस करूंगा। क्लियर? तो हर जगह इस तरह की बात जब बोली जाती है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्लियर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ की प्रोविजंस को चेक तो कर लो कि जिस बात के ऊपर, जिस चीज के ऊपर आप केस करने की बात कर रहे हो, कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा जी, मैं आपके ऊपर केस करूंगा, आपने मेरे साथ ऐसा गलत किया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द प्रोविजन इन द लॉ। क्या एज पर द लॉ जो उस पर्सन ने काम किया,
क्लियर, जो उस पर्सन ने एक्ट किया, क्या लॉ उसको परमिट करता था या प्रोहिबिट करता था? इन सिंपल वर्ड्स दैट मींस सर एक्ट के बारे में आपको प्रोविजंस का जानना सबसे बड़ा जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन पढ़ो कि प्रोविजन के अंदर लिखा क्या होगा, क्या वो पर्सन सचमुच एंटाइटल्ड था उस एक्ट को करने के लिए, नहीं करने के लिए। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एवरी काइंड एवरी सोर्ट के हमने बनाए। क्लियर, किस पर्पस के लिए बनाए? बार बार सर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एक डिसिप्लिन्ड वे बनाने के लिए, लिटिगेशंस को कम करने के लिए, लड़ाई झगड़ों को कम करने के लिए, इसीलिए प्रॉपर एक रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर वहां पे बनाएगी। ठीक है सर, अब तक आपने जो मीनिंग यहां पे समझाया बहुत अच्छे वे से क्लियर हुआ। हाँ, एक बात यहां पे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन आप सिचुएशंस को समझ पा रहे हैं कि द होल सेटअप इज डिस्टर्ब दीज डेज। क्लियर, कि जो एक प्रॉपर फीलिंग होती है फेस टू फेस क्लासेस की नॉर्मली सर वो एक बार तो क्या हो चुकी, डिस्टर्ब हो चुकी। क्लियर, बट फिर भी हमारे टीम मेंबर की ओर से एक थोड़ा सा प्रॉपर आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करने का सिस्टम बनाया जा रहा है। सिर्फ किस कारण कि ताकि हम इस टाइम को, हम इस जो इंपॉर्टेंट टाइम सर इसको वेस्ट ना करें, इसको इन दिनों को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। क्लियर, हाँ सारा तो नहीं बट कुछ पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट करते अगर हम थोड़ा सा करते जाएं तो वो हमारे लिए सबके लिए क्या होगा, बेटर होगा। क्लियर, एंड प्लस जो नॉर्मली अगर हम बात करें कि ईच एंड एवरीथिंग जो एक फेस टू फेस क्लास में हमारे लिए सर मजा आता है वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हम कोशिश भी प्रोवाइड करेंगे कि इन क्लासेस के थ्रू आपके लॉट ऑफ डाउट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि उनको टाइम बाय टाइम आपको क्लियर करते जाएं। क्लियर, सो माइंड में ऐसी कोई कंफ्यूजन आप लोगों ने नहीं रखनी कि सर मुझे ऐसा नहीं समझ आ रहा या मुझे ये चीज के बारे में क्लियर नहीं हो रहा। सो फ्री टेंशन आप हमसे जब मर्जी बात कर सकते हैं, जब मर्जी अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, एंड इवन कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं भी क्लियर हो रहा, कोई डाउट आपके माइंड में है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मुझे कॉल करके डायरेक्टली वो क्लियर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि हम रुकने नहीं वाले, इस टाइम को प्रॉपरली हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। क्लियर, बिकॉज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्लियर, ना से तो अच्छा है कि कुछ पार्ट, थोड़ा थोड़ा पार्ट हम लोग अपने रोज के लेक्चर के अंदर कवर अप करें। क्लियर, सो आइए नेक्स्ट आगे हम थोड़ा सा एक आपको इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा हाउ द लॉ इज मेड। तो अब तक तो हमने क्या क्लियर किया सर, लॉ मीन्स it refers to the rules or regulations, clear, of every sort, every kind which permits or prohibits anything, that is law. And law is basically the written will of the legislature. Legislature means sir legislative body जो basically responsible है इन laws को बनाने के लिए। तो यहां पे मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, that is how a law is made। फिर हम सीए फाउंडेशन के सिलेबस की ओर जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि सर जो आप बार बार वर्ड बोल रहे हैं कि ये लॉ है, ये लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है, ये लॉ बनता कैसे है। सर पहली बात तो एक चीज क्लियर हुई कि लॉ के अंदर क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो किस पर्पस के लिए बनाए गए, ताकि एक प्रॉपर वे से आप उन ट्रांजैक्शंस को कर सके जिस भी रिलेटेड आपने लॉ बनाया। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, क्लियर, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो आपको परमिट कर रहे हैं या प्रोहिबिट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ड्राफ्ट प्रपोजल, क्लियर, ड्राफ्ट प्रपोजल क्या किया जाता है, रेडी किया जाता है। दैट मीन्स वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ऐसा नहीं कि सर सरकार हमारी है तो हम जैसे मर्जी कोई भी लॉ वहां पे क्या कर देंगे, पास कर देंगे। लाइक इन टूडेज आप अगर वर्ड कहोगी सर बीजेपी की यहाँ पे चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी की है, तो बीजेपी गवर्नमेंट जो चाहे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे वो बना सकती है। नहीं सर, इसके पीछे भी एक प्रोसीजर है जो उनको फॉलो करना पड़ता है टू मेक अ लॉ। क्लियर, उसको एक प्रॉपर एक्ट बनाने के लिए, लॉ ऑफ लैंड बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जब तक वो फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका वो लॉ नहीं बनेगा। ये थोड़े सर वो तो गवर्निंग बॉडी है, हाँ ठीक है वो रिस्पॉन्सिबल है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, बेसिकली वहां पे कर सकती है। क्लियर, बट उनको भी नेक्स्ट आगे कई परमिशंस लेनी पड़ती हैं, कई स्टेप्स में क्रॉस करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट जाके प्रॉपरली क्या बनता है, लॉ।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक हम एग्जांपल दें कि बीजेपी ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया, क्लियर, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चाहते थे, जो लिटिगेशंस को रिजॉल्व करने के लिए जो एक्ट वो बनाना चाहते थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया एंड उस प्रपोजल को, क्लियर, उस प्रपोजल को कहां पे रखा गया सर? बिफोर, यहां पे वर्ड लिखूंगा मैं, प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सर उस ड्राफ्ट प्रपोजल को, या आपने अगर वर्ड सुना हो इसको वर्ड बिल भी बोलते हैं, क्लियर, कि उस बिल को या वो जो ड्राफ्ट प्रपोजल है उसको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वैसे बोथ हाउसेस, दो हाउसेस है हमारे पास यहाँ पे, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के आगे वो प्लेस किया जाएगा, रखा जाएगा, प्लस प्लस, क्लियर, उसको बेसिकली सर ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, ऑफिशियल गैजेट थ्रू पब्लिश किया जाएगा, क्लियर, पब्लिश किया जाएगा फॉर, किस पर्पस के लिए सर? फॉर पब्लिक कमेंट्स, फॉर पब्लिक कमेंट्स। अब यहां पे सर सेकंड स्टेप क्या हुआ? ठीक है सर, हमने ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया, हम चाहते हैं कि इस तरह का लॉ हमारे इंडिया में बनाया जाए, तो सर इसका प्रोसीजर क्या हुआ? नंबर 1, ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल होगा ये सबसे पहले कहां पे रखा जाएगा? बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट के आगे, दैट मींस लोकसभा में, राज्यसभा में रखा जाएगा, प्लस ऑफिशियल गैजेट के थ्रू इसको पब्लिश किया जाएगा फॉर द पब्लिक कमेंट्स, क्योंकि ये जो लॉ है अल्टीमेटली किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? वहां के सिटीजन्स के ऊपर, दैट मींस इंडिया के सिटीजन्स के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि जब मर्जी चाहो सर ठीक है ओपनली हमने कर दिया कि बस कल से ये लॉ एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं चलता। वहां पे आपको वो लॉ पहले पब्लिश करना पड़ेगा ऑफिशियल गजेट के थ्रू कि आप इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक कमेंट्स को। इनवाइट करने का मतलब अगर पब्लिक को, क्लियर, हमारे जैसे जनता को अगर अपने कोई भी सुजेशन देने हैं रिलेटिंग टू दैट लॉ, क्लियर, रिलेटिंग टू दैट लॉ, अगर आपने वहां पे कोई भी सुजेशंस प्रोवाइड करने हैं, कोई मॉडिफिकेशंस करवानी है, या आपको किसी बात की ऑब्जेक्शन है, तो आप वहां पे वो सारे पब्लिक कमेंट्स दे सकते हैं। इसीलिए तो वो बेसिकली ऑफिशियल गजेट में क्या किया गया? पब्लिश किया गया। एंड सर जितने भी पब्लिक कमेंट्स होंगे, क्लियर, जितने भी पब्लिक कमेंट्स होंगे उनके ऊपर क्या चलेगी सर? डिबेट चलेगी, डिबेट इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। बेसिकली सर फिर उन कमेंट्स के ऊपर प्लस जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं, जितने भी राज्यसभा के मेंबर हैं, वहां पे फिर उसके बारे में प्रॉपर वे से क्या होगी? डिबेट। डिबेट मतलब सर काइंड ऑफ डिस्कशन, क्लियर, एंड नेचुरली डिस्कशन होने का मतलब क्या होता है कि हम उस लॉ को प्रॉपर वे से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच में ही डिस्कस करना चाहते हैं कि व्हाट द लॉ इज, कि तुमने लॉ बनाया क्या है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं उनका इंपैक्ट क्या होगा, प्लस उसका ऑल ओवर द इकोनॉमी, दैट मींस इफेक्ट क्या होगा। उन सब पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए उन चीजों के बारे में क्या होगी? डिबेट होगी, प्लस डिस्कशंस होंगी, क्लियर। एंड सर इस डिस्कशन के अंदर या इस डिबेट के अंदर सब्जेक्ट टू क्या होगा? सम, सब्जेक्ट टू सम कोई एडिशन में भी सर कोई पॉइंट ऐड करें, क्लियर, सब्स्टिट्यूशन में भी किसी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट किया जाए, या मे बी अगर वर्ड बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन, क्लियर, या डिलीशन। वर्ड इज डिलीशन, दैट मींस अब तो हम वर्ड क्या बोल रहे हैं? आपका कौन सा कानून बन गया? अभी तो कानून बनेगा, अभी तो लॉ ऑफ लैंड बनेगा, क्लियर। अभी तो हम सब बैठे यहां पे इस चीज के बारे में क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। सर अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, क्लियर। तो जो जो पॉइंट आपने एडिशन करवानी है, कोई सब्स्टिट्यूशन करवानी है, या कोई मॉडिफिकेशन करवानी है, या मैं कह रहा हूं जी ये प्रोविजन आपने जो रखी है, रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने रखे ये सही नहीं है, इसका बैड इंपैक्ट हो सकता है इकोनॉमी के ऊपर, या इस चीज का गलत इंपैक्ट जाएगा, व्हाटएवर, तो उन सारे पॉइंट्स को आप क्या करवा सकते हो? चेंज करवा सकते हो। इसीलिए तो पार्लियामेंट में ये चीज रखी गई कि आप लोग मेंबर्स जो हैं जो ये सरकार चला रहे हैं, क्लियर, जो बेसिकली इस देश को चला रहे हैं, कि तुम लोग अपने लेवल पे इस चीज का इंपैक्ट कंसीडर करो कि ऑल ओवर इंडिया इस लॉ का क्या इफेक्ट होगा,
ताकि अगर कोई बैड इंपैक्ट है उसको थ्रू द डिस्कशंस उन पॉइंट्स को नोट डाउन करके उन पॉइंट्स को रिमूव किया जाए, या कोई अच्छे पॉइंट्स हैं तो उनको एडअप किया जाए। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात हुई। हमने जितनी डिबेट करी, डिबेट करके हमारे पास एक अल्टीमेट क्रक्स निकल आया। क्लियर, दैट मींस हमने मॉडिफिकेशन करवाई, एडिशन, डिलीशन, व्हाटएवर जो करवाना था सर वो सारी चीज हम वन बाय वन कर दिए। देन ये जो बिल होगा या ड्राफ्ट प्रपोजल, क्लियर, बेसिकली सर ड्राफ्ट जो प्रपोजल है इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट ने इसको क्या दे दी, अप्रूवल दे दी कि हमारी ओर से बिल्कुल सही है जी, गो फॉर दैट। दैट मींस आप इस लॉ को बना सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सर पार्लियामेंट की ओर से हमें क्या मिल चुकी, अप्रूवल मिल चुकी, बिल्कुल सही। एंड सर आफ्टर दैट अब देखो जी, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस थे, पार्लियामेंट ने तो क्या कर दी, यस कर दी कि हमारी ओर से ओके है जी, बिल बना लो। देन it is sent to the President of India for his assent। क्लियर। एंड इंडिया के अंदर सर जो सबसे बड़ा पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, एक लॉ बनता कब है। लॉ बेसिकली कब बनेगा, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, बोथ हाउसेज ने उसके ऊपर डिस्कशन की एंड लॉट ऑफ सेशंस हमारे हुए सर, वहां पे एडिशन, डिलीशंस वगैरह सब कुछ हो गए, पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। बट जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस बिल के ऊपर, उस ड्राफ्टेड प्रपोजल के ऊपर अपनी असेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्लियर, अपनी यस प्रोवाइड नहीं करेंगे, अपनी सिग्नेचर वहां पे नहीं करेंगे, तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक वो लॉ ऑफ लैंड नहीं बनेगा। क्लियर। एंड अब हमने क्या किया सर, उसको प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिया कि सर हमारे पार्लियामेंट की ओर से ये बिल क्या हो चुका, पास हो चुका, अब प्लीज आप इसके ऊपर अपनी असेंट प्रोवाइड कीजिए एंड आपकी असेंट के साथ ही, आपके सिग्नेचर के साथ ही इसको प्रॉपर वे से क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट करवाया जाएगा ऑल ओवर द इंडिया। दैट मींस once president of India gives his assent on the drafted proposal, then it becomes an act, कानून, clear, basically law, clear, or we can say that law of land which is to be implemented by all the citizens, living in that country। अब ये जो हम लोगों ने सर इतना कुछ डिस्कस किया, ये प्योरली आप लोगों की जर्नल नॉलेज का पार्ट था। ये सिर्फ जो मैंने 25 मिनट्स इसके ऊपर डिस्कशन करी, व्हाट द लॉ इज, या अगर हम बात करें कि सर लॉ बनाने का तरीका क्या है, ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो प्रोवाइड किया सर, ये क्यों प्रोवाइड किया, क्योंकि ताकि आप उस लॉ के सब्जेक्ट की एक प्रॉपर फीलिंग ले सकें कि लॉ सब्जेक्ट है क्या, या हमें क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, या हमारे इवन बीकॉम के सिलेबस में प्लस हम एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। क्लियर। तो प्रोफेशनल कोर्स में इस करिकुलम का पार्ट ये लॉ सिलेबस क्यों बनाया गया सर, वो चीज को फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर, इसीलिए मैंने ये टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए कि व्हाट द लॉ इज एंड हाउ द लॉ इज मेड। अब प्रेसिडेंट साहब की क्या मिल चुकी, असेंट मिल चुकी।
तो जैसे ही प्रेसिडेंट साहब उस बिल के ऊपर क्या करेंगे, साइन करेंगे, इट बिकम्स एन एक्ट और कॉल्ड एज लॉ ऑफ लैंड विच इज टू बी इंप्लीमेंटेड बाय ऑल द सिटीजन्स लिविंग इन दैट कंट्री। क्लियर? एंड सर इस एक्ट की प्रॉपर भारत के राजपत्र ऑफिशियल गजट में क्या कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी भी कल से विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट ये लॉ क्या होगा, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। दैट मीन्स अनाउंसमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। क्लियर? अनाउंसमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। एंड इस वे से आपका एक लॉ, ये तो अभी मैंने बहुत शॉर्ट वे से आपके साथ डिस्कस किया, दैट मीन्स प्रॉपर वे से 1 to 1 स्टेप्स हमने डिस्कस नहीं किए, एक मोटा मोटा सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे क्लियर किया कि बेसिकली सर लॉ बनाने का तरीका हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? क्लियर? एंड बार बार समझा रहा हूं सर, बिल्कुल भी आपने पैनिक नहीं होना, 1% भी आपने अपने माइंड के ऊपर डाउट नहीं रखना। जैसा लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट था, इस बार हमारी कोशिश है कि नेक्स्ट हमारे जो रिजल्ट्स होंगे और बेटर वे से हम लोगों ने लेके आने हैं। क्लियर? एंड इस सब्जेक्ट के अंदर भी, क्लियर, इस सब्जेक्ट के अंदर भी मैं आपको एश्योर करूंगा, अगर आप लोग मेरे को प्रॉपर वे से क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग टू इस सब्जेक्ट की प्रॉपरली तैयारी करेंगे, तो इसमें भी आपको एश्योर्ड एग्जम्पशन प्रोवाइड करवाएंगे। दैट मीन्स अबव 60 मार्क्स बड़े आराम से हम इसमें क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर? दैट मीन्स इतना भी कोई बिग टास्क नहीं है। जैसे आप लोग फील करते होंगे, अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कहा जाता है कि बेसिकली वो सीए फाउंडेशन कर रहा है, बेसिक सीए तो बड़ी मुश्किल है, सीए तो होती ही नहीं है किसी से। पर इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। क्लियर? दैट मीन्स आप ये बात कभी मत सोचना कि उसकी नहीं क्लियर हुई या मेरे किसी रिलेटिव की क्लियर नहीं हुई तो मेरी नहीं क्लियर होगी। क्लियर? सबकी डेस्टिनी अपने अपने साथ है। क्लियर? सर उनके लक में क्या लिखा है, हमारे लक में क्या लिखा है, दैट इज नॉट द सेम। वो जरूरी तो नहीं है कि जो अगर वो फेल हुआ तो मैं भी फेल होऊंगा, अगर वो पास हुआ तो मैं भी पास होऊंगा। सबकी डेस्टिनी अलग अलग है। क्लियर? सो आपको इस चीज के बारे में बिल्कुल भी माइंड में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी, प्लस कोई डाउट नहीं रखना कि मैंने कोई गलत फील्ड तो नहीं चूज किया। बहुत ही रेप्यूटेड, क्लियर, प्रोफेशन के अंदर आप एंटर होने जा रहे हो। एंड 3 स्टेजेस के अंदर हमारा ये सीए कोर्स डिवाइडेड है। जो फर्स्ट स्टेज है जिसमें आप लोग अभी एंटर हुए हो, दैट इज सीए फाउंडेशन। क्लियर? फर्स्ट स्टेप के अंदर जो आप एंटर हुए दैट इज सीए फाउंडेशन, एंड नेक्स्ट स्टेप जो आपका है दैट इज सीए इंटर, एंड द लास्ट वन इज सीए फाइनल। क्लियर? 3 स्टेजेस के अंदर हमारा ये पूरा सीए कोर्स क्या है, डिवाइडेड। सो अभी हम किस स्टेज पे हैं, फर्स्ट स्टेज पे हैं। दैट मीन्स एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, एक एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बेसिकली क्या हम एलिजिबल हैं सीए करने के लिए या नहीं। क्लियर? सो इतनी कोई ज्यादा बिग मुश्किल टास्क नहीं है कि मैं आपको कहूं सर इसका तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है जी वैसा है जी। टाइम टू टाइम गाइडेंस, टाइम टू टाइम आपको उसका जो वे है पेपर को क्रैक करने का, पेपर में कैसे आप लोगों ने हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, सर रैंक के लिए तैयारी कैसे करनी है, टाइम टू टाइम गाइडेंस हम लोगों की ओर से आपको मिलती रहेगी। इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस हमारे पास है, सर आज थोड़ी सी सिलेबस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे कि बेसिकली सिलेबस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज गिवन है। सो यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस करूं यहां पे, एंड प्लस उनकी वेटेज के बारे में कि आप कौन कौन से लॉज यहां पे रीड आउट करने वाले हो। एंड वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप नोट डाउन कीजिए, सर हमारे सिलेबस में, फाउंडेशन के सिलेबस में हेडिंग दिया गया बिजनेस लॉज। ध्यान से नोट डाउन करना, अकेला लॉ नहीं। क्लियर? लॉ का मीनिंग तो अच्छा भला मैं समझ चुका, एंड लॉ को बनाना कैसे है वो भी मैं बड़े आराम से समझ चुका। अब मुझे जो समझना है या मुझे जो पढ़ना है आगे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में, दैट इज ओनली एक फील्ड, दैट इज बिजनेस लॉज। दैट मीन्स वो लॉज जो किसके रिलेटेड हैं, सर बिजनेस के रिलेटेड हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काइंड ऑफ लॉज रीड आउट करने हैं, एंड अदर देन दैट बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे लिखे गए। क्लियर? सर उन लॉज को टाइम टू टाइम क्या करेंगे, रीड करेंगे जैसे जैसे सिलेबस का पार्ट
आता जाएगा। बट सर फाउंडेशन के अंदर हमारा सिलेबस का पार्ट है जस्ट 60 मार्क्स का, एंड 60 मार्क्स के अंदर हमारे पास क्या है, बिजनेस लॉस। तो मुझे सिर्फ ये क्या करने हैं, कंटिन्यू करने हैं। मतलब वो लॉस जो हमारे टाइम टू टाइम बिजनेस के अंदर क्या आते हैं, काम आते हैं, एक बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए काम आते हैं सर, उन लॉस के बारे में हमने पढ़ना है। क्लियर? जिनमें से नंबर वन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, प्लस फर्स्ट हमारी जो क्लासेस होंगी इस एक्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि बेसिकली सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस जो होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, वो सारी चीज हम प्रॉपर वे से क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे। वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए। लॉ आप लोगों ने नहीं पढ़ना, लॉ मैंने आपको पढ़ाना है। इन सिंपल वर्ड्स, बार बार नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करवाना, आप जस्ट क्लास के अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन बना के रखना। क्लियर? कि मैं क्या क्या टर्म्स, क्या क्या वर्ड्स वहां पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो फंडा है, पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, मैं नेक्स्ट चीज के ऊपर बाद में जाऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कर रखी है उसी को लॉट ऑफ टाइम क्या करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, ताकि वो आपके माइंड में एक पक्की बैठ जाए। क्लियर? तो दैट मीन्स आपने जस्ट क्या काम करना है, जो भी लेक्चर आप अटेंड करेंगे आपने जस्ट उस लेक्चर को प्रॉपर वे से जस्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स एक रिवीजन करनी है कि हमने क्लास में किया क्या। क्लियर? बिकॉज लर्न करना आपका काम नहीं, लर्न करवाना भी मेरा काम है और अंडरस्टैंड करवाना भी मेरा काम है। इज दैट क्लियर? क्लियर? सर आपने तो हमारी टेंशन ही दूर कर दी, हमें तो लग रहा था कि इस सब्जेक्ट को पता नहीं कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा रजे कुछ भी नहीं है। क्लियर? एंड नंबर 2 इज the sale of goods act, the sale of goods act 1930। नंबर 3, पहले हम टॉपिक्स के नाम लिख लेते हैं। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर इसके बारे में थोड़ी सी फीलिंग आ रही है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा होता है। बिल्कुल, +2 की अकाउंटेंसी के अंदर जो आपका पार्टनरशिप का पार्ट था, पार्ट ए, जिसमें आप लोग एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ के आए थे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में, चेंज इन पीएसआर के बारे में, सर वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग टू रेगुलेट होता है, या जो फंडामेंटल्स का टॉपिक आपने किया वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग टू रेगुलेट है, तो वहां पे नाम क्या चलता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ सर, मैं यहाँ पे अकाउंट्स का सिलेबस नहीं करवाऊंगा, मैं यहाँ पे इस एक्ट को करवाऊंगा कि बेसिकली इस एक्ट के अंदर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। क्लियर? कि लॉ की तरफ से व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या किया गया क्या नहीं किया गया, मुझे ये चीज डिस्कस करनी है यहाँ पे। क्लियर? आपको लगा सर अभी मैं फंडामेंटल्स दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, अकाउंट्स का पेपर आपका हो चुका, सो डोंट वरी। एंड नेक्स्ट इज LLP Act, that is Limited Liability Partnership Act 2008, and the last is favorite Companies Act 2013, Companies Act 2013। अब सर ये जो 5 सिलेबस के अंदर हमारे इंट्रोड्यूस किए गए, क्लियर, एंड मे बी आज का लेक्चर तो मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन ही प्रोवाइड करूंगा। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको प्रॉपर वे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या करवाऊंगा, स्टार्ट करवाऊंगा। बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, आज के लेक्चर के अंदर भी हमने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि व्हाट द लॉ इज। हमें पहले सर एक चीज तो क्लियर कर दो कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। दैट मीन्स हमारे सिलेबस का पार्ट जो है या लॉ जो है बेसिकली सब्जेक्ट है क्या, हमें पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन तो प्रोवाइड करो। तो आज का लेक्चर मैंने जस्ट आपको क्या प्रोवाइड किया, इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी पेपर में कवरेज रखेगा मिनिमम 18 मार्क्स की। क्लियर सर? 18 मार्क्स की वेटेज रखने वाला अकेला एक्ट जो है वो है सबसे पहला, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एंड लॉट ऑफ नॉलेज आपको यहां से मिलेगी। बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी
अच्छी एग्जांपल्स के साथ आपको ये क्या करेंगे, क्लियर करेंगे वन बाय वन इस एक्ट की प्रोविजंस को। नंबर 2 इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्लियर। फिर जैसे जैसे टाइम, बेसिकली सर 1872 भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एंड सेल ऑफ गुड्स करना ये भी तो अपने आप में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। बट सर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लिटिगेशंस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। क्लियर। लिटिगेशंस पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द, किसके रिलेटेड, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स के रिलेटेड डे बाय डे क्या करती रही, इंक्रीज करती रही। तो सर इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी पार्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो 1930 के अंदर जाके 1930 में जाके इन्होंने एक अलग ही एक्ट बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से उस पार्ट को निकाल के अलग एक्ट बना दिया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, दैट इज 1930 में। हालांकि 1930 से पहले, 1930 से पहले इस एक्ट के ऊपर, दैट मींस ये तो एक्ट था नहीं, तो ये प्रोविजंस किस में थी सर, ये पुराने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही थी। बट जैसे जैसे सर स्कोप आपको पता है कि टाइम बदलता है, तो लॉट ऑफ लिटिगेशंस पर्टिकुलरली इसी के रिलेटेड इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई कि वहां पे हमें एक अलग से एक्ट बनाना पड़ा। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज सर ये तो हमें पता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट था, ये आपकी वेटेज रखता है सर 12 मार्क्स की, ये वेटेज रखेगा आपकी 12 मार्क्स की। एंड सर पार्टनरशिप के बारे में तो आपने ऑलरेडी बता ही दिया, क्लियर, कि पार्टनरशिप के अंदर भी आपका कितने मार्क्स का पार्ट है सर, ये भी 12 मार्क्स की वेटेज आपके लिए रखने वाला है। क्लियर। एंड एलएलपी एक्ट एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जस्ट मैं हल्का सा मीनिंग आपको क्लियर करवाऊंगा। सर आपने एक चीज गलत नहीं कही, सर पार्टनरशिप के अंदर तो जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो क्या होती है, अनलिमिटेड। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं कब इस बात से डिनाई करता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आप रीड आउट करके आए हो, एडमिशन, रिटायरमेंट या जितने भी टॉपिक्स हमने किए सर, वहां पे तो पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दैट मींस अगर वहां पे फर्म अनेबल टू पे है, तो नेचुरली उनके जो पार्टनर्स हैं उनको पर्सनली वो चीज क्या करनी पड़ेगी, पे आउट करनी पड़ेगी, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। बट यहां पे सर आप वर्ड बोल रहे हो एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बेसिकली आपको यहां पे कहूं सर 2008 के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया टू गेट द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो एंड कंपनीज ऑल्सो। क्यों? अब एक बार बताओ सर, हम लोग लेट इट बी वी ऑल आर इंटरेस्टेड, क्लियर, हम सब इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, बट सर हम पार्टनरशिप में अगर काम करेंगे तो हम सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। क्लियर। अब मेरे जैसा पर्सन, मैं कह रहा हूं जी मैं तो काम सही करूंगा, बट दूसरे पर्सन की क्या गारंटी वो काम सही करेगा या नहीं करेगा। अब उसके कारण मेरे पे लायबिलिटी क्यों आए? नॉर्मल सी बात सर, सेल्फ इंटरेस्ट, सिंपल सी बात। क्लियर, कि किसी के कारण मैं अपनी ओर से काम बिल्कुल सही कर रहा हूं, क्लियर, अब किसी के काम गलत होने के कारण लायबिलिटी मेरे ऊपर क्यों आए, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी क्यों बिके। सर मैं पार्टनरशिप में काम करने को राजी नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज यहां पे लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो हमने सोचा फिर ऐसे करो, कंपनी बना लो। हमने कौन सा मना किया, कंपनी बना के काम कर सकते हो आप, प्राइवेट कंपनी बनाओ, पब्लिक कंपनी बनाओ, आपकी इच्छा। बट सर कंपनी बनाना कौन सा सौखा काम है, कंपनी के अंदर कितने सारे कंप्लायंसेस हैं, कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं सर, इतना हमारे पास कॉस्ट नहीं है, वो बेसिकली सर कॉस्ट बहुत ज्यादा उसकी। तो लॉ ने वहां पे क्या किया, एक नई टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की, दैट मींस कुछ बेनिफिट्स उठाए पार्टनरशिप के एंड कुछ बेनिफिट्स उठाए कंपनी के, एंड दोनों को मिक्स करके क्या बनाई, एक एलएलपी, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर आप पार्टनरशिप के भी बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे प्लस कंपनीज के भी। तो ये आपके लिए सिलेबस में जो वेटेज रखेगा दैट इज 6 मार्क्स, क्योंकि इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत स्मॉलेस्ट टॉपिक है। क्लियर। एंड द लास्ट इज कंपनीज एक्ट, ये तो प्योरली इंपॉर्टेंट, प्लस आने वाली सीए इंटर में भी, क्लियर, दैट मींस जब आप ये फाउंडेशन पास करेंगे, फाउंडेशन पास करके नेक्स्ट ऑन, क्लियर, सीए इंटर के अंदर भी आपके पास ये कंपनीज एक्ट आएगा। तो ये भी आपके सिलेबस के अंदर दैट मींस 12 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। एंड इस वे से आपके टोटल कितने हुए सर, 60 मार्क्स हुए। क्लियर। अब सर कहने को 60 मार्क्स हैं, बट लग बहुत बड़ा रहा है,
तो डोंट वरी, मैं आपको फिर कहूंगा कि फ्री टेंशन रहें, सिर्फ और सिर्फ इन लेक्चर्स को प्रॉपर वे से टाइमली अटेंड करते रहें। अंडरस्टैंड भी मैंने करवाना है प्लस लर्न भी मैंने करवाना है। आपका काम है जस्ट एंड जस्ट उसकी रिवीजन करना 10 to 20 मिनट्स लगा के कि लेक्चर के अंदर हम लोगों ने किया क्या। क्लियर? एंड जो नोट्स हैं वो आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, बिकॉज बुक्स आपके पास नहीं होंगी, तो नोट्स को साथ में रखें एंड उसको टाइमली प्रॉपर वे से रिवाइज करते रहें। क्लियर? सो इन टूडेज लेक्चर हमने कुछ ज्यादा तो नहीं बट एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लॉ के रिलेटेड थे वो हमने यहाँ पे क्या किए, डिस्कस किए, प्लस कुछ अंडरस्टैंड किए कि लॉ है क्या, लॉ को बनाने का तरीका क्या है, या सिलेबस के बारे में हमने यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन करी। क्लियर? सो सर नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर वे से आपको मैं टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इज दैट क्लियर? एंड तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ एंड थैंक्स अलॉट।